हेलो स्टूडेंट, कोलाइड के पार्ट 2 की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम कोलाइड के गुण और उसके शुद्धिकरण के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले जान लेते हैं इसके शुद्धिकरण कि शुद्धिकरण कैसे किया जाता है कोलाइडी विलयनों का। कोलाइडी विलयन बनाते समय उनमें वैद्युत अपघटन की अतिरिक्त मात्रा या कुछ अन्य विलय अशुद्धियां होती है। विद्युत अपघट्य की आंशिक मात्रा में उपस्थिति कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण कोलाइड क्या होता है, स्कंदित हो जाता है। यह आवश्यक है कि इन विलय अशुद्धियों की सांद्रता को अपेक्षित सीमा तक कम कर दिया जाए। अशुद्धियों की आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त जो प्रोसेस है उसी को ही कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है इनकी जो विधियां हैं कौन कौन सी है, किन विधियों के द्वारा हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपोहन यानी डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है कि यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके विलयन में से निकलने वाला प्रक्रम है। यानी इसमें क्या होता है, पहले ये समझ लो कि क्या होता है कि एक जार के अंदर एक थैली डाल दी जाती है जिसके अंदर कोलाइडी सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इस थैली के अंदर। अब ये थैली किसकी बनी होती है, ये जानता झिल्ली, ब्लेडर या पार्चमेंट पत्र या सेफेलोन सीट की बनी होती है। तो इसकी खास बात ये होती है कि इसमें से जो विलय के अणु हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडल जो अणु हैं वो इतने बड़े होते हैं तो वो इसके अंदर से नहीं निकल पाते। तो इस जब जार में से जल एक तरफ से जल डाल के दूसरी तरफ से निकाला जाता है तो विलय के अणु जल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो शुद्ध हो जाता है। अब देखते हैं क्या लिखा है कि चूंकि वास्तव विलयन के कण हैं वो जानता झिल्ली, पार्चमेंट पत्र और सेफेलोन सीट में से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडल कण नहीं, क्योंकि ये बड़े होते हैं। झिल्ली को अपोहन में प्रयुक्त किया जाता है। अपोहन ये जो सिस्टम है ये अपोहन है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है उसको अपोहक बोलते हैं। कोलाइडी विलयन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली का बेग, अब झिल्ली बता दी गई है कि झिल्ली किसकी हो, बेग एक पात्र में लटकाया जाता है जिसमें से होकर जल निरंतर बहता रहता है। अणु या आयन झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। तो ये है अपोहन के द्वारा जो कोलाइडी विलयन है उनको शुद्ध करने की विधि। नेक्स्ट है विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन कुछ नहीं, अब इसमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोड लगा दिया जाएगा। सेम वही उसी थैले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड लगा दिया। तो एनोड कैथोड की तरफ से क्या होगा, जो चार्ज होगा कोलाइडी सॉल्यूशन है उस पे जो चार्ज होगा कोलाइडल पे, उस चार्ज से विपरीत चार्ज की तरफ वो आकर्षित होंगे। साधारणतः अपोहन एक मंद प्रक्रम होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडल विलयन में विलय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो, यानी जो अशुद्धियां हैं वो वैद्युत अपघट्य है, तो उसके लिए ये प्रक्रम काफी उपयुक्त है। तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है, तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन नाम दिया जाता है। यानी वैद्युत अपघट्य है, अगर जो अशुद्धि है वो वैद्युत अपघट्य तो वो वैद्युत अपोहन द्वारा अलग की जा सकती है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ झिल्ली से बाहर गमन कर जाते हैं। यह है वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। फिल्ट्रेशन यानी कीप और फिल्टर पेपर द्वारा छानना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर होता है वो स्पेशल होता है, वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंद वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित निस्यंद यानी फिल्टर द्वारा, जो कि कोलाइडी कण के अलावा अन्य सभी पदार्थ के लिए पारगम्य होता है। यानी जो फिल्टर पेपर होता है वो कोलाइडी कणों के लिए पारगम्य नहीं होता, बाकी सभी कणों के लिए पारगम्य होता है। एक अति सूक्ष्म निस्यंद पत्र यानी जो फिल्टर पेपर है को कोलोडियन विलयन में भिगोकर फॉर्मेल्डिहाइड से कठोर बनाकर अंत में सुखाकर बनाया जाता है। अब फिल्टर पेपर जो है इसका कैसे बनाया जाता है, कोलोडियन विलयन है उसमें भिगोकर फिर फॉर्मेल्डिहाइड से कठोर किया जाता है और सुखा लिया जाता है। अब ये कोलोडियन विलयन क्या है, तो कोलोडियन सामान्यतः क्या है कि सामान्यतः कोलोडियन एल्कोहल व इत्र के मिश्रण से नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। ये है कोलोडियन विलयन। अल्कोहल
एवं ईथर में के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन क्या कहलाता है? कोलोडियन विलयन कहलाता है। इस प्रकार अति सूक्ष्म निस्यंद पत्र का प्रयोग कर जो कोलाइडी कण हैं के अन्य पदार्थों से पृथक किया जा सकता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन एक धीमा प्रक्रम है। प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए दाब या फिर चूसर सक्सेशन लगाया जा सकता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए निस्यंद पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को ताजे प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक के अंदर के साथ हिलाया जाता है। यानी उस फिल्टर पेपर पे जो बच गया, जो कोलाइडी विलयन बच गया, उसको फिर से इस माध्यम के अंदर मिलाकर फिर से वही कोलाइडी विलयन बना लिया जाता है। अब देखते हैं हम कोलाइडी विलयन के गुण। इनके गुण क्या क्या है? इसका पहला गुण है अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण आपने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सॉल्यूशन में, ठीक है, वहीं से वही वाला गुण है अणुसंख्यक गुण। कोलाइडी कण बड़े पुंज के होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कम कणों की संख्या होती है, यानी संख्या में कम होते हैं ये कण, क्योंकि वास्तविक विलयन में तो वो पड़े रहते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में वो कण क्या है, इकट्ठे होकर एक कण बना लेते हैं, एक पुंज बना लेते हैं। तो एक पुंज बन गया, ढेर सारे कण मिलके 100 कण मिलके अगर एक पुंज बन गया तो उसका अणुसंख्यक है वो 1 के कारण आएगा। अतः समान सांद्रताओं पर अणुसंख्यक गुण है के मान भी उसी सांद्रता पर वास्तविक विलयनों से कम कोटि का होता है। अणुसंख्यक गुण कौन कौन से? जो प्रासरण दाब पढ़ते हैं, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ते हैं, हिमांक में भी अवनमन पढ़ते हैं, या क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं, ये कम होता है। इनके अणुसंख्यक गुणों की जब मान चेंज होता है वो कम होता है कोलाइडी विलयनों का। नेक्स्ट है इनका रंग, यानी कोलाइडी विलयनों का रंग। रंग में क्या होता है कि कोलाइडी विलयन का रंग है प्रक्षेपित कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी जो इसकी लैम्डा है उस पर निर्भर करता है। जो प्रक्षेपित कण हैं यानी जो कोलाइडी कण हैं वो किस लैम्डा की तरंगदैर्ध्य को प्रकीर्णित करते हैं, इस पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कणों के आकार प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इसका जो लैम्डा है वो किस पर, इसके आकार, जो इसके कण हैं इसका आकार पर निर्भर करता है और इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयनों के रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी निर्भर करता है, यानी इसका रंग है एक तो लैम्डा पर निर्भर करेगा। अब लैम्डा किस पर निर्भर करेगा? आकार पे, और करेगा इसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो इसका रंग है वो इसको कैसे देखा जा रहा है, इस सॉल्यूशन को कैसे देखा जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। कैसे? उदाहरण के लिए दूध या एवं पानी के मिश्रण को परावर्तित प्रकाश में से देखने, यानी जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसमें से देखेंगे तो वो नीला दिखेगा, और जो संचरित प्रकाश है जहां से प्रकाश डाल रहे हैं वहीं से देखने पर वो लाल दिखाई देता है। यानी अगर ऐसे प्रकाश डाल रहे हैं, इसको ऊपर से देखेंगे तो ये नीला दिखाई देगा, और ऐसे देखेंगे, देखने की टेक्निक ऐसी है जहां से प्रकाश डाल रहे हैं वो लाल दिखाई देगा। तो ये इस माध्यम पे भी निर्भर करता है, इस प्रकृति तरीके पे भी निर्भर करता है कि हम कैसे देख रहे हैं। सूक्ष्म कणों वाले गोल्ड सोल का रंग लाल होता है। गोल्ड सोल का रंग क्या होता है? लाल। यानी जब भी हमें देखना होगा तब हम ऐसे देखेंगे जैसे नीला दिखाई दिए। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है वह बैंगनी, नीला व अंत में स्वर्णिम हो जाता है, यानी आकार बढ़ने पर उसका रंग भी चेंज होता है। नेक्स्ट है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति बहुत बार पूछी जाती है। अब देखते हैं कि ब्राउनी गति क्या होती है। ब्राउनी गति, जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइडी कण पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति से अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं एक दूसरे से टकरा कर। यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति विज्ञान रॉबर्ट ब्राउन ने परीक्षित की थी, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड की प्रकृति से स्वतंत्र है, यानी किस प्रकार का कोलाइड है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्राउनी गति करते हैं। परंतु कणों के आकार और विलयन की श्यानता यानी विस्कोसिटी पर निर्भर करती है, यानी ये किस पर निर्भर करती है? कणों के आकार के ऊपर और उसकी श्यानता पर निर्भर करती है। आकार में जितना छोटा होगा और श्यानता जितनी कम होगी उतनी ही गति तीव्र यानी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी ब्राउनी गति की।
ब्राउनी गति कणों को स्थिर नहीं होने देती एवं कोलाइडी सोल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी ये गति इसके स्थायित्व के लिए भी, कोलाइडी सॉल्यूशन है, इसके स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है ब्राउनी गति, ब्राउनी मूवमेंट। नेक्स्ट है वैद्युत कण संचलन, जो इसके शुद्धिकरण में पढ़ा था, सेम वैसा ही है कि दोनों तरफ क्या लगा देंगे हम, वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे। कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति होती है, जैसे वैद्युत कण संचलन प्रयोग से संपुष्टि की जा सकती है। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे गए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कोलाइडी विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, वो विद्युत विभव लगाया जाता है, तो कोलाइडी कण एक या अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। यानी अगर जो धन आवेशित है कोलाइडी कण तो वो कैथोड की तरफ गति करेंगे, अगर वो ऋण आवेशित है कोलाइडी कण तो वो एनोड की तरफ गति करेंगे। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का वैद्युत कण संचलन, जो कणों का संचलन है वो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। धनात्मक आवेशित कण है वो कैथोड की तरफ, जबकि ऋणात्मक आवेशित कण है वो एनोड की तरफ गति करते हैं। ये हो गई इनकी वैद्युत कण संचलन की, विद्युत विभव लगाने पर जो कोलाइडी कणों की गति है उसी को ही वैद्युत कण संचलन बोला गया है। जब किसी उपयुक्त प्रकार से वैद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोक दी जाती है, यानी कोलाइडी विलयन की गति रोक दे, तो क्या होगा, तो यह देखा जाता है कि प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक है वो वैद्युत क्षेत्र में गति करता है। अब विलायक गति करेगा, विलायक गति करना प्रारंभ कर देता है। यह परिघटना यानी यह घटना क्या कहलाती है, वैद्युत प्रासरण यानी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाती है। जब विलायक गति करता है तो उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वैद्युत प्रासरण कहते हैं, और जब कोलाइडी कण गति करता है तो उसको वैद्युत कण संचलन कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है टिल्डन प्रभाव। अब टिल्डन प्रभाव क्या होता है, टिल्डन प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जब मान लो कि एक समांगी विलयन है, एक समांगी विलयन जो प्योर विलयन होता है, उसको अगर प्रकाश के अंदर से देखा जाता है तो वो चमकता नहीं है, वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब एक कोलाइडी विलयन को प्रकाश के जब हम समकोण से देखेंगे तो वो क्या चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी वो नीले रंग का चमकता हुआ दिखाई देगा जब इसको समकोण से देखते हैं। जैसे ये एक डायग्राम है, तो इसके अंदर क्या है कि जब इस तरफ से प्रकाश आ रहा है और हम इसके समकोण से देखेंगे तो ये नीले रंग का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देगा। जो कोलाइडी कण है वो नीले रंग का दिखाई देगा, या फिर जो सॉल्यूशन है वो नीले रंग का दिखाई देगा इसके समकोण से देखने पर। इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है कि इसका कलर क्या दिखाई दे रहा है, तो ये चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो प्योर सॉल्यूशन होगा वो ऐसा नहीं दिखाता। और जो ये शंकु बन रहा है इनके बीच में, इसको टिंडल शंकु बोलते हैं, ये भी एक चमकीला शंकु बनता है, इसको टिल्डन शंकु बोलते हैं। टिल्डन प्रभाव वास्तव में इस कारण होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश के द्विक स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करता है। यानी जो इस प्रकाश है वो चारों तरफ क्या कर देगा, कोलाइडी कण प्रकीर्णित कर देगा, जिसके कारण इसका रंग दिखाई देगा। प्रकाश का यह प्रकीर्णन है वो कोलाइडी प्रक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है, यानी ये पथ पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है, चमकीला हो जाता है। टिल्डन प्रभाव है वो सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। यानी कई बार क्या होता है कि एक रूम के अंदर छोटे से रोशनदान से अगर लाइट आ रही है तो उस लाइट के पथ के अंदर जो चमकीले अपने धूल के कण दिखाई देते हैं वो भी एक टिल्डन प्रभाव है, वैसा ही दिखाई देता है जो कोलाइडल विलयन के अंदर। टिल्डन प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हो, यानी जब ये दो शर्तें पूरी होगी तभी टिल्डन प्रभाव दिखाई देगा, वरना नहीं देगा। कैसे, पहली शर्त ये है कि जो प्रक्षेपित कण है यानी जो कोलाइडल कण है का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी इसका व्यास है, व्यास वो कितना होना चाहिए, या तो ज्यादा या फिर लगभग उसके बराबर। इसके लेमडा, जो लेमडा उस पर डाल रहे हैं, जो लेमडा का तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाल रहे हैं उससे या तो ज्यादा हो या उसके बराबर हो, उससे कम नहीं होना चाहिए कोलाइडी कणों का व्यास। दूसरी शर्त क्या है कि प्रक्षेपित प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के बीच में अपवर्तनांक का परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए, यानी जो अपवर्तनांक है दोनों के बीच में वो अंतर होना चाहिए विलेय और विलायक के बीच में।
टिल्टन प्रभाव का उपयोग कोलाइडी एवं वास्तविक विलयन में भेद करने के लिए किया जा सकता है। ये भी सही है, क्योंकि कोलाइडी जो विलयन है वो टिल्टन प्रभाव दर्शाते हैं, वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलाइडी कणों पर आवेश। अब कोलाइडी कणों पर आवेश क्या होता है? कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश जरूर रहता है। विलयन में सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है, यानी एक विलयन है उसमें आवेश की प्रकृति समान है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नहीं रहेंगे, या तो वो धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे, जो कि धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है। अब बात करते हैं धनात्मक आवेशित सोल और ऋणात्मक आवेशित सोल कौन कौन से। एग्जाम्पल्स, पहला है जो ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, वो धनात्मक आवेशित सोल होते हैं, लेकिन जो सल्फाइड है वो ऋणात्मक आवेशित सोल होते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जो क्षारकीय रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू है। मेथिलीन ब्लू एक धनात्मक आवेशित सोल है, लेकिन जो अम्लीय रंजक होते हैं जैसे इओसिन और कोंगो रेड, इनके सोल हैं वो ऋणात्मक आवेशित सोल होते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का बहुत बार पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन है वो धनात्मक आवेशित सोल है। हीमोग्लोबिन का याद रखना, रक्त का पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का पूछेगा, रक्त का इसमें यहाँ पे गलत दिया हुआ आपकी बुक में। हीमोग्लोबिन धनात्मक आवेशित सोल है। जो स्टार्च, गोंद और जिलेटिन या फिर मृतिक क्ले है या चारकोल है, वो है एक ऋणात्मक आवेशित सोल। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के सोल है वो भी क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेशित सोल होते हैं, ये भी याद रखना है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनके सोल भी ऋणात्मक आवेशित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्कंदन या अवक्षेपण, ये कैसे होता है। जो द्रव विरागी सोल है इनका स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। द्रव विरागी सोल है जो लायोफोबिक सोल होते हैं, उनका स्थायित्व है वो आवेश के कारण होता है। यदि किसी भी प्रकार से आवेश हटा दिया जाए तो वे एक दूसरे के समीप आकर पुंज बना लेंगे, यानी बहुत बड़ा पुंज बना लेंगे, सारे के सारे पुंज बना लेंगे, तो वो स्कंदित हो जाएंगे। पुंज बना लेंगे यानी पूरे के पूरे स्कंदित हो जाएंगे और उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो नीचे बैठ जाएंगे। और कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने वाले प्रक्रम सोल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ये है सोल का स्कंदन या अवक्षेपण, यानी उन पे आवेश चार्ज हो गया। जो लायोफोबिक द्रव विरागी सोल हैं उनका आवेश खत्म होते ही वो क्या, सारे के सारे पुंजित हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। अब जो द्रव विरागी सोल है इनका स्कंदन कैसे किया जा सकता है ये देख लेते हैं। लायोफोबिक का वैद्युत कण संचलन के द्वारा और विपरीत आवेश के सोल को मिश्रित कर दे, यानी अगर पॉजिटिव आवेशी सोल है उसमें नेगेटिव आवेशी सोल डाल दें तो भी स्कंदित हो जाएगा। क्वथनांक यानी उनको उबाल कर पूरा का पूरा जो विलायक है उसको उबाल दिया जाए और नीचे फिर अंतिम क्या बचेगा, वो कोलाइडी सॉल्यूशन है, वो एकम कोलाइड के रूप में स्कंदित हो जाएगा। फिर आता है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। वैद्युत अपघट्य मिलाकर भी इनमें इनको स्कंदित किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो द्रवरागी सोल, द्रवरागी सोल है इनका स्कंदन कैसे किया जाता है। तो द्रवरागी सोल है इनके स्थायित्व के दो कारण हैं। पहला तो इन पर आवेश जो कि लायोफोबिक यानी द्रव विरागी पे भी होता है, सेम वो कारण। और दूसरा है विलायकीयोजन, यानी ये द्रव के अंदर उसके अंदर आकर्षित रहते हैं, सोल्वेशन के कारण भी इनका स्थायित्व होता है। जब ये दोनों कारण हटा दिए जाते हैं तो सोल स्कंदित हो जाता है, सोल स्कंदित हो जाएगा। पहला क्या तरीका है, वैद्युत अपघट्य मिलाकर, दूसरा है विलायक मिलाकर, यानी दूसरा कोई विलायक मिला देंगे तो सोल स्कंदित हो जाएगा। अब हार्डी सूल्जे का नियम क्या है, इसी स्कंदन से रिलेटेड हार्डी सूल्जे का नियम है वो पूछा जाता है। तो हार्डी सूल्जे का नियम ये है कि साधारणतः जो ऊर्णीकर्मक है, ऊर्णीकर्मक यानी जो हम आयन डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो स्कंदन हो रहा है, स्कंदन करने वाले आयन डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उन आयनों को ऊर्णीकर्मक आयन बोलते हैं, जो भी वैद्युत अपघट्य डाल के हम स्कंदन कर रहे हैं। तो ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता है जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण क्षमता या पूर्णन क्षमता होती है, ये बताया था हार्डी सूल्जे ने। ठीक है, अब ऋणात्मक सोल के स्कंदन के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, धनात्मक जो आयन है वो डालने पड़ेंगे, जैसे एल्यूमिनियम +3, बेरियम +2, सोडियम +।
तो अब ये क्या करेंगे, ऋणात्मक सोल का स्कंदन कर सकते हैं। इन एक उन्नन क्षमता, आरडी सोल्जर ने क्या बताया कि जो इनकी उन्नन क्षमता है वो उतनी होती है जितनी इनकी संयोजकता। तो इनकी संयोजकता इसकी 3 है, एल्यूमिनियम की, बेरियम की 2 और सोडियम की 1। तो इनकी उन्नन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम की, फिर होगी बेरियम की और सबसे कम होगी सोडियम की। ये बताया था हार्डी सोल्जर ने। अब एक बार धन जो सोल हैं इनका भी देख लेते हैं, यानी इनमें कौन सा आयन डालना पड़ेगा, इनमें ऋणात्मक आयन डालना पड़ेगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स डाला आयरन का साइनाइड के साथ में -4 और PO4 -3 और SO4 -2 और क्लोरीन माइनस। अब इनकी उन्नन क्षमता वही होगी जो इनकी संयोजकता होगी, तो सबसे ज़्यादा संयोजकता इसकी है, इसके बाद में इनकी कम है, यानी क्लोरीन की सबसे कम है, तो इसकी उन्नन क्षमता भी सबसे कम होगी। ये बताया था हार्डी सोल्जे ने, यही हार्डी सोल्जे का नियम है। किसी विद्युत अपघट्य को मिलीमोल प्रति लीटर, मिलीमोल प्रति लीटर, यानी मिलीमोल प्रति लीटर का मतलब मिली मोलरता की बात कर रहा है। मिलीमोल प्रति लीटर की न्यूनतम सांद्रता जो कि किसी सोल को 2 घंटों में स्कंदित करने के लिए आवश्यक है, स्कंदन मान कहलाता है। यानी ये विद्युत अपघट्य की मात्रा की बात कर रहे हैं। विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान इतना होगा कि यदि हम किसी कोलाइडी सॉल्यूशन में इसका कितना मिलीमोल में मात्रा, कितनी मिलीमोल में डालें कि ये 2 घंटे में उसको स्कंदित कर दे, तो कम से कम कितनी मात्रा डालें, न्यूनतम मात्रा, तो वो होता है उसका स्कंदन मान। अब स्कंदन मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यूं समझो कि स्कंदन शक्ति का मतलब इसकी कम मात्रा चाहिए स्कंदन करने के लिए, यानी इसकी स्कंदन शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की मात्रा ज़्यादा चाहिए स्कंदन करने के लिए तो इसका मतलब उसकी स्कंदन शक्ति, कोगुलेशन पावर कम है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी कम मात्रा ही स्कंदन कर देगी। नेक्स्ट करते हैं कि कोलाइडों का रक्षण। अब रक्षण क्या कैसे किया जाता है, यानी प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। प्रोटेक्शन, द्रवरागी सोल या द्रवरागी सोल है वो द्रवविरागी सोल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि द्रवविरागी सोल है वो सिर्फ आयन के कारण स्थायित्व प्रदान करते हैं, और द्रवरागी है वो आयन के साथ में विलायक योजन के कारण भी स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इसका कारण यह है कि द्रवरागी कोलाइड व्यापक रूप से विलायक योजित होते हैं, अर्थात कोलाइडी कण जिस द्रव में परिरक्षित होते हैं उसे आच्छादित हो जाते हैं। द्रवरागी कोलाइडों में द्रवविरागी कोलाइडों का रक्षण अद्वितीय गुण है होता है। जब द्रवरागी कोलाइड को द्रवविरागी सोल में मिलाया जाता है तो द्रवविरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं और इस प्रकार विद्युत अपघटन से रक्षा करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कोलाइड है, कोलाइड को C से नोट किया, और ये क्या है, द्रवविरागी कोलाइड है। इसके चारों, जब इस कोलाइड के ऊपर एक परत बना दें हम किसकी, द्रवरागी, जो द्रवरागी कोलाइड है उसकी परत बना दे, तो ये इसका क्या कर लेगा, रक्षण कर लेगा। अब इसको कोगुलेशन से बचाएगा, अवक्षेपण से बचाएगा, विद्युत अपघट्य से बचाएगा। तो इसके कारण जो ये अवक्षेपण से बचा रहे ये कौन है, द्रवरागी कोलाइड है। तो इस द्रवरागी कोलाइड को हम क्या बोलेंगे, रक्षी कोलाइड भी बोलेंगे, क्योंकि ये रक्षण कर रहा है, द्रवरागी कोलाइड रक्षण कर रहा है किसकी, द्रवविरागी कोलाइड के। ये ध्यान रखना आपको। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जो कोलाइडों के कुछ उदाहरण जो आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। आकाश का नीला रंग है वो भी कोलाइड का एग्जाम्पल है। कोहरा या बरसात है, ये भी कोलाइड का एग्जाम्पल है। खाद्य सामग्रियाँ होती है वो ज़्यादातर कोलाइडल होती हैं। रुधिर है, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये भी कोलाइडल है। मृदाएँ होती है, क्ले होती है, वो भी कोलाइडल होती है। और जो समुद्र में जब नदी मिलती है तो जो डेल्टा बनता है वो भी कोलाइड बनने के कारण बनता है। तो ये था पार्ट 2 कोलाइड का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।